डियर स्टूडेंट्स, जे केमिक्स में आप सभी का स्वागत है। नेक्स्ट नाइजर 2025 सीरीज में लेके आ चुके हैं, जिसका सभी बच्चों को बेसब्री से इंतजार था, मॉक टेस्ट फॉर केमिस्ट्री। इसमें आपको 20 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। पर क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। आप वहाँ से जाएं, पीडीएफ डाउनलोड करें और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करें। जहाँ पे आप अटके आके यहाँ पे सोल्यूशन देखें और बताइए कि आपको 60 में से कितने मार्क्स मिले हैं। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने आपने सही किए। जिन भी बच्चों के 60 में से 30 आ रहे हो, 40 आ रहे हो, वो सभी कमेंट में बताएं कि किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपको नेक्स्ट आईटी, एजर, जेई मेंस सभी की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी केमिस्ट्री की। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन। द नंबर ऑफ CH2 मेथिलीन ग्रुप इन द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। आपको एक रिएक्शन दी हुई है, उसमें 4 अलग अलग रिएक्शन पूछी गई हैं और इसको आपको बताना है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, जिसमें CH2 ग्रुप कितने होंगे। तो पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन को बिल्कुल भी लाइटली ना ले कि काफ़ी सिंपल है। सिंपल नहीं, क्योंकि जे एडवांस का उठाया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले ओजोनोलिसिस करवाते हैं, रिडक्शन वाला। ओजोनोलिसिस करवाएंगे तो इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे और यहाँ ऑक्सीजन लगाएंगे तो 2 मोल निकलेंगे यहाँ से फॉर्मल्डिहाइड के। फर्दर इसकी रिएक्शन KMnO4 से करवानी है, यानी कि ऑक्सीडाइज करेंगे। यहाँ पे KMnO4 से करवाते हैं। KMnO4 से रिएक्शन करवाएंगे तो ये ऑक्सीडाइज होगा, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड में टूटेगा। उसके बाद NaOH और इलेक्ट्रोलिसिस से इसकी रिएक्शन करवाते हैं। NaOH इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं इसका, तो इसका ये डबल बॉन्ड हट जाता है और यहाँ से एल्केन बनती है। जब एल्केन बनेगी तो एल्केन की रिएक्शन CrO2O3 700 केल्विन में जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं, स्ट्रक्चर आपको नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे बना दे, ये स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। अब जब इसकी रिएक्शन Cr2O3 से करवाते हैं तो यह आपने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा होगा। इस रिएक्शन का सीधा काम होता है कि जो एल्केन दी होती है उसको बेंजीन में चेंज करना। तो ये यहाँ से डायरेक्ट ये बेंजीन बनाएगा। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? फाइनल प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे बेंजीन। और उसमें पूछा है इसमें कितने मेथिल ग्रुप है, तो इसमें एक भी मेथिल ग्रुप नहीं है, इसमें CH2 ग्रुप एक भी नहीं, यानी कि इसका आंसर 0 होगा। फर्स्ट का आंसर 0, ठीक है। पहले का आंसर 0। जितने भी बच्चों का पहला क्वेश्चन सही हो गया हो तो उन सभी के 3 नंबर पक्के होते हैं। कमेंट में आग लगा दीजिए जिनका भी पहला क्वेश्चन सही हो गया हो, क्योंकि आपने एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व किया है। सेकंड क्वेश्चन आते हैं, कंसाइडर द डेप्टिकेट हाइड्रोजन इन द हाइड्रोकार्बन गिव्स बिलो द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोकार्बन। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा मोस्ट हाइड्रोकार्बन है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे स्ट्रक्चर, जैसे हम ऑप्शन बी को सबसे पहले चेक करते हैं मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन के लिए। कंपाउंड है, एसिडिक है, मोस्ट एसिडिक का B- लिया माइनस में, तो इसका स्ट्रक्चर बनता है। जब B- से रिएक्शन करता है तो यहाँ HB, पहला तो H निकलता है, यहाँ का ये H इससे रिएक्शन करता है और यहाँ से HB निकलता है। प्लस स्ट्रक्चर जो बनता है वो ये डबल बॉन्ड के साथ ये माइनस जुड़ता है यहाँ पे। जो ये बना ये कंजुगेट बेस है, कंजुगेट बेस। और आप सभी को पता होगा कि जितना अच्छा कंजुगेट बेस होगा वो उतना ज़्यादा मोस्ट एसिडिक होगा। जितना ज़्यादा मोस्ट एसिडिक उतना ज़्यादा अच्छा कंजुगेट। और जब इसको रीअरेंजमेंट करेंगे, रीअरेंजमेंट करने पे ये एरोमेटिक कंपाउंड बनता है। क्या बनता है? एरोमेटिक कंपाउंड, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ का आंसर होगा। मोस्ट एसिडिक पूछा है तो सबसे पहले तो कंजुगेट बेस बना, जब इसको रीअरेंजमेंट किया तो एरोमेटिक कंपाउंड बना, यानी कि मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन ऑप्शन बी में होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल द हाइएस्ट काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट विद द इलेक्ट्रॉन इज। इन 4 ऑप्शन में से किसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा है? तो इसमें अगर आपको लग रहा हो कि शुरुआत में 2 ऑर्गेनिक के क्वेश्चन है तो क्या इसमें ऑर्गेनिक का वेटेज ज़्यादा? ऐसा नहीं है। हर साल पेपर बदलता रहता है, हर साल का पैटर्न अलग होता है, किसी को नहीं पता होता है कि कब क्या कितने क्वेश्चन दे दिया जाएगा। पर मैक्सिमम पेपर वो लोग मॉडरेट ही बनाते हैं जिसमें आपको फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बैलेंस में दी जाए। तो यहाँ पे भी हमने
उसी हिसाब से उसके अकॉर्डिंग से लिया है। आपको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के बराबर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। थर्ड क्वेश्चन उसने फिजिकल केमिस्ट्री का पूछा है काइनेटिक एनर्जी का। तो सबसे पहले आपको बता दें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 30.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉन। और अब अभी तक भी आपको अगर यहाँ पे दिक्कत हो रही है कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले रिकॉल नहीं हो रहे हैं, तो आप हमारे फिजिकल केमिस्ट्री का वीडियो जाके देख सकते हैं। उसमें आपको एक ही वन शॉट में फिजिकल केमिस्ट्री के सभी चैप्टर के फॉर्मूले रिवाइज करवाए गए हैं, तो आप उसको जाके प्रिपेयर कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, आप काइनेटिक एनर्जी पहले ऑर्डर के फर्स्ट ऑर्बिटल हाइड्रोजन के लिए निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन फर्स्ट ऑर्बिटल प्लस 30.6 इंटू जेड। हाइड्रोजन है, जेड 1 स्क्वायर होगा, एन ऑर्बिटल भी 1 है, 1 स्क्वायर, यानी कि इसका होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब काइनेटिक एनर्जी दूसरी हीलियम प्लस की पूछी है फर्स्ट ऑर्बिटल में, प्लस 13.6 हीलियम का जेड स्क्वायर 2 स्क्वायर होता है, पहला ऑर्बिटल है, 4 इसका आंसर हो गया। तो इसकी 13.6 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हुई। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिटल ऑफ हीलियम प्लस और सेकेंड ऑर्डर के लिए, तो 13.6 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कट गया, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड उसका है काइनेटिक एनर्जी निकालनी है सेकेंड ऑर्बिटल ऑफ लिथियम, ये लिथियम बना हुआ है, लिथियम 2 प्लस की, सेकेंड ऑर्बिटल लिथियम 2 प्लस के लिए 13.6 इंटू लिथियम का जो जेड होता है एटॉमिक नंबर वो 3 स्क्वायर होता है अपॉन 2 स्क्वायर सेकेंड ऑर्बिटल दिया है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 13.6 इंटू 9/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसने क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। अब इनमें से आपको कंपेयर करना है कि हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी। तो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिटल ऑफ हीलियम की सबसे ज़्यादा होगी जब आप इनको कंपेरिजन करेंगे। तो यहाँ से थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ मैक्सिमा ऑफ ऑब्जर्वेशन बैंड इन अल्ट्रावायलेट विजुअल रीजन फॉर द गिवन कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्सेस 4 दिए हुए हैं और उससे पूछा गया है कि इसमें जो अल्ट्रावायलेट रीजन है वेवलेंथ का उसको बताएं। तो सबसे पहले आपको थ्योरी पता होनी है कि डेल्टा नॉट जो होता है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के, यानी कि जो एनर्जी होती है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के। द ऑब्जर्व वेव लेंथ ऑर्डर यानी कि जितना ज़्यादा इसकी वो होगी एसएफएल जितना ज़्यादा अच्छा होगा इसका जो लैम्डा उतना कम होगा, यानी कि एसएफएल के भी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पे आपको ऑब्जर्वर बैंड इन द अल्ट्रावायलेट रीजन में बताना है। तो सबसे ज़्यादा आपके यहाँ पे साइनाइड सबसे अच्छा एसएफएल होता है, यानी कि साइनाइड सबसे पीछे आएगा। तो यहाँ से ऑप्शन बी और डी एलिमिनेट होते हैं। अब फर्स्ट और सेकंड में लास्ट ऑप्शन देखते हैं एनेस्थीसियल एनेस्थीसियल आपका कम होता है इससे, तो यहाँ से ऑप्शन ए सही होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में द एसिडिक मीडियम K2Cr2 शो ऑक्सीडेशन एक्स इन इतना। यहाँ पे देखिए आपसे डी ब्लॉक की रिएक्शन पूछी गई है। इस क्वेश्चन को वैसे तो रिडॉक्स चैप्टर में कंसाइडर करते हैं, लेकिन ये रिएक्शन आपकी डी ब्लॉक की, अगर आपने मेरा डी और एफ ब्लॉक के इंपॉर्टेंट रिएक्शन वाला वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे मैंने क्रोमेट में ये वाली रिएक्शन करवाई हुई है, क्रोमियम आयन में। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पैटर्न के लिए। तो इस रिएक्शन को पहले हम डायरेक्ट याद होनी चाहिए बच्चों को। 2 प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन टेंस टू 2Cr3 प्लस H2O निकलता है। यहाँ पे कितना 7H2O निकलता है। अब यहाँ पे उसने आपको ये रिएक्शन दी हुई है, कंपेरिजन करते हैं इसमें। X क्या है 14, Y क्या है 6, A क्या है क्रोमियम 3 प्लस, Z क्या है 7, H2O का आगे का कोफिशिएंट। तो ये यहाँ कहाँ से मैच होता है 14, 6 क्रोमियम प्लस 7, यहाँ से ऑप्शन डी मैच होता है। अगर आपको यहाँ पे आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको डायरेक्ट रिएक्शन याद होगी। अगर आपको डायरेक्ट रिएक्शन याद होगी तो ये क्वेश्चन आपके लिए 2 से 3 सेकंड में करने
में है। और ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। अगर आपको लगता है कि पेपर केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा टफ आता है तो ऐसा नहीं है, आपको 6 से 7 क्वेश्चन वहाँ पे इजी देखने के लिए मिलते हैं इनके जैसे। जैसे ये क्वेश्चन इजी था, ये क्वेश्चन इजी था, ऐसे क्वेश्चन आपको 2 से 3 सेकंड में करने हैं, जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट होगा अच्छे से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। When the following aldose exist in D configuration, the total number of stereoisomer in the phenol from। अब ये क्वेश्चन आपका बायोमोलिक्यूल्स का है। बायोमोलिक्यूल्स में क्वेश्चन में आपको ये स्ट्रक्चर दे दिया है, बायोमोलिक्यूल्स में एल्डोस हेक्सोस होता है, लेकिन उसने लास्ट में आपको यहाँ पे एक खेल कर दिया है, द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर। ये पूछ के कि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर, यानी कि यहाँ पे उसने बायोमोलिक्यूल्स के साथ जीओसी भी ऐड कर दी है। जीओसी में आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म में उसने आपसे पूछ लिया है, मैंने नंबर ऑफ स्टीरियोमर फाइंड करने की ट्रिक बताई हुई है, तो आप हमारे चैनल पे वो वीडियो जाके देख सकते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर पे ही मैंने नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर फाइंड करना बताया है। तो आपके एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन को कैसे कनेक्ट करते हैं, कोई जे एडवांस से पूछे, क्योंकि नेक्स्ट का एग्जाम IIT आइजर के एग्जाम की अपेक्षा ज़्यादा टफ होता है, और वो एग्जाम थोड़ा टफ होता है, इसलिए इसमें मैंने एडवांस लेवल के क्वेश्चन उठाए हैं, जे एडवांस के, मेंस के, और कुछ मेरे पर्सनल क्वेश्चन हैं मैंने बुक से उठाए हैं। तो इसमें आपको मैक्सिमम बहुत ही कम PYQ देखने के लिए मिलेंगे, सभी आपको हाई लेवल के ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो एल्डोस का आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसमें आपको बनाना है डी कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद हमें बताना है नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एक मिनट। अब इसमें देखो, जब इसका डी कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो ये वाला जो कार्बन है, 6 नंबर की रिंग बनती है, ये वाला जो कार्बन होता है इस वाले ऑक्सीजन से एक्ट करता है, और यहाँ पे ये H बनता है, ये वाला ऑक्सीजन इससे रिएक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो हाइड्रोजन है यहाँ जाके जुड़ता है, और ये ऑक्सीजन इससे ऐसे रिएक्शन करता है। जब इसको ऐसे करता है तो इसका स्ट्रक्चर बनता है आपका, और इसका जो डी कॉन्फ़िगरेशन बनता है, अभी ये जो था ये एल्डोस था, अब इसका डी कॉन्फ़िगरेशन जो बनेगा वो HO, दिख रहा है, 1 मिनट रुकिए। अब इसी को ऐसे बनता है तो HO OH, ये वाला ग्रुप जो इस कार्बन से लगा हुआ है ये CH2 OH, यहाँ पे ये जो ग्रुप लगा होता है वो OH लगाते हैं। अब यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, जैसे यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे नंबरिंग करेंगे। छठा यहाँ पे आता है। अब इसमें आपको कायलर सेंटर निकालने, क्योंकि नंबर ऑफ स्टीरियोमर निकालने के लिए कायलर सेंटर निकालने होते हैं। कायलर सेंटर एक ये होगा, 1 2 और 3 कायलर सेंटर यहाँ होंगे। तो कायलर सेंटर यहाँ लिखते हैं, C1 कायलर सेंटर है, C3 कायलर सेंटर एंड C4 कायलर सेंटर है। 3 कायलर सेंटर हैं। अगर 3 कायलर सेंटर हैं तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n कितने हैं? 3। नंबर ऑफ कायलर सेंटर 3, यानी कि 2 की पावर 3। आंसर आया 8। तो आपका 6 क्वेश्चन का आंसर होता है 8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। उसने पूछा था सम ऑफ द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू इन BM। 2 आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं और उसके आपको बतानी मैग्नेटिक मोमेंट। 2 मिनट रुकिए बच्चों, मैं इंक डाल लूँ तो बनाते हैं स्ट्रक्चर। MnBr 6 3 माइनस पहला स्ट्रक्चर, और दूसरा दिया हुआ है MnCN 6 3 माइनस। जैसे मेरे मार्कर की इंक गलत टाइम पे ख़त्म होती है, वैसे ही आपका दिमाग भी गलत टाइम पे बंद होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को देख के तुरंत इन क्वेश्चंस को करिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस को देख के आपका माइंड फटाफट चलना चाहिए। जैसे मेरा क्वेश्चन मार्कर आप क्वेश्चन को देख के फटाफट चल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। उसने पूछा सम ऑफ द स्पिन नंबर। स्पिन नंबर मैग्नेटिक मूवमेंट का सबसे पहले डिपेंड करता है SFA, इस पर जो दिए हुए लिगेंड, इसका लिगेंड जो है वो WFL है, यानी कि वीक फील्ड लिगेंड है, और इसका जो लिगेंड है वो SFL है, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो काफ़ी अच्छा होता है, वो अपने पेयर को इधर उधर होने नहीं देता है। मैग्नीशियम 3+, यहाँ पे
-6 चार्ज है, बाहर -3 चार्ज है, यानी कि मैग्नीशियम पे +3 चार्ज रहा होगा तभी बाहर -3 चार्ज है। मैग्नीशियम +3, मैग्नीशियम का केवल फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले मैग्नीशियम का फॉर्मूला लिखेंगे तो 4H2 3D5 होगा, और मैग्नीशियम 3+ का लिखेंगे तो फॉर्मूला आएगा 3D, तो यहाँ से 3D4। इसके आगे आपकी जो नोबल गैस है ऑर्गन वो लगी होगी दोनों में। तो आई होप आप नेक्स्ट का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको ये चीज़ पता होगी। और अगर अभी भी आपको कॉन्फ़िगरेशन निकालना नहीं आता है तो मैंने डी ब्लॉक पे पूरा वीडियो बना रखा है, आप उसकी ट्रिक जाके देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो इसको पहले अच्छे से हम लिख देते हैं। केवल D+ का ये मैंने समझाने के लिए आपको लिख दिया था। मैग्नीशियम 3+, ऑर्गन गैस 3D4। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन डी ग्रुप में भरते कैसे हैं? ध्रुव 5 ऑर्बिटल होते हैं, ऊपर के 2 और नीचे उसके बाद 3। ठीक, 4 है, 1 2 3 4। क्योंकि WFL है तो वो बिल्कुल पेयरिंग नहीं करा पाएगा। WFL के पास इतनी ज़्यादा एनर्जी होती नहीं है कि वो पेयरिंग कराए, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है। इसमें नंबर 1 पेयर इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। अब नीचे आते हैं मैग्नीशियम पे, इसमें भी +3 चार्ज है क्योंकि ये भी -6 लेके बैठा है, इसके पास 3 होना चाहिए। इसका भी हमारा कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन 3D4 होता है। जब इसके इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं हम तो इसमें एक ट्विस्ट आता है। 3 इलेक्ट्रॉन तो फिल हो जाते हैं, अब चौथा इलेक्ट्रॉन SFL है। साइनाइड कहता है हम तो SFL है, हमने एनर्जी लेके बैठे हैं, हम अपने इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने ही नहीं देंगे, हम उतने इलेक्ट्रॉन को अपने पास नीचे रखेंगे। तो यहाँ पे इसकी पेयरिंग करा देता है और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचते हैं केवल 2। यहाँ तक आपको समझ आ गया? ऊपर जरा से इरेज करते हैं। अब एक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है, एक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है। लिख लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 और 2 और सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 और एक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। अब मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, म्यू बराबर होता है √n n+2। n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, √ पे 4 + 2 6 इक्वल टू आंसर आया हमारा 6 4 जा 24। 24 को जब आप करोगे तो 5 5 जा 25 आता है, यानी कि अप्रोक्सीमेट हमारा 4.89 के समथिंग होता है। इसी तरीके के सेकंड वाले के लिए निकालेंगे तो आएगा 2 है और बाहर 2 2 + 1 3 √6। इसका भी समथिंग आएगा 3 3 होता है तो 2.84 आएगा। और जब इन दोनों को ऐड करेंगे, उसने क्या बोला है आपसे, सम ऑफ स्पिन, दोनों को ऐड करेंगे। 4 दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, 4.89 + 2.84 तो ये अप्रोक्सीमेट आता है 7.74 के। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होता है 7.7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होता है 7.7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, जहाँ पे आपको डायग्राम दिए हुए हैं और उसके बाद आपको क्वेश्चन दिया। पहली बात तो इतने डायग्राम और इतनी बड़ी लैंग्वेज देख के डरना नहीं, ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है और थर्मोडायनेमिक्स में आपको सबसे ज़्यादा थ्योरी बेस ही कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में टीचर भी जानते हैं कि बच्चों को मैथ की इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है, उनकी थ्योरी कॉन्सेप्ट देखनी है, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए फिजिक्स और मैथ ऑलरेडी हैं। तो केमिस्ट्री में वो आपकी थ्योरी अच्छी देखना चाहता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर देखना चाहता है। तो यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपके लिए 5 सेकंड से ज़्यादा का नहीं है, और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा लेंदी हो सकता है। तो देखते हैं उसने पूछा क्या है। 3 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। एन आइडियल गैस undergoes a cyclic transformation starting from the point and are coming back the same point of turning the path। पहली बात तो इसमें आपने तीनों डायग्राम देखे, तीनों डायग्राम आपके क्लोज लूप बनाते हैं, यानी कि बंद है, क्लोज डायग्राम है, क्लोज डायग्राम। अब आप हैशटैग एक VSP पॉइंट लिखिए। VSP का फुल फॉर्म वर्सेस स्पेशल पॉइंट एज इंटरनल एनर्जी, क्योंकि उसने यहाँ क्या पूछा है, डेल्टा U पूछा है और डेल्टा U ही इंटरनल एनर्जी होता है। इंटरनल एनर्जी U जो कि है इज स्टेट फंक्शन होता है, यानी कि इंटरनल एनर्जी हमारी स्टेट फंक्शन होती है और वर्क डन हमारी होती है, और एक होती है वर्क फंक्शन। स्टेट फंक्शन इज साइक्लिक, इंटरनल मस्ट बी 0 इन साइक्लिक प्रोसेस।
क्योंकि ये साइक्लिक कंप्लीट क्लोज साइक्लिक प्रोसेस है। अगर ये एक भी जगह खुला होता है तो भी इसमें हमने इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं, लेकिन इंटरनल एनर्जी हमारा स्टेट फंक्शन होता है, और स्टेट फंक्शन में जब ये जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं आके बंद हो गया तो इसने इंटरनल एनर्जी की ही नहीं है, इसमें कोई एनर्जी हुई नहीं, तो यानी कि तीनों का डेल्टा यू इक्वल होगा। डेल्टा यू केस 1 का इक्वल टू डेल्टा 2 डेल्टा 3, यानी कि आपका ऑप्शन ए यहाँ से सही होता है, तीनों की एनर्जी इक्वल हो गई। ये हैशटैग पॉइंट आप अपने किसी भी नोट्स में लिख लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, जिसमें उसने आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा है। पेपर में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आपको क्या दिक्कत होती है कि बच्चों को अगर एक भी दोनों में से एक भी क्लियर नहीं हुआ तो आपका ये पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसको करने की सबसे पहले ट्रिक बताते हैं हम। ट्रिक क्या है कि आप पहले एक को कंफर्म कर लीजिए, मतलब दो इनमें से अगर आपने दो आंसर भी एलिमिनेट कर लिए कि हाँ ये दो गलत है, यानी कि दो बाकी जो बचे उनमें आपके तुक्का लगाने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। वैसे तुक्का लगाना नहीं चाहिए जब तक आप श्योर ना हो, लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि नहीं मैं सही हो सकता हूँ, मैंने दो क्वेश्चन एलिमिनेट कर लिए आंसर, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। अगर आपके अच्छे खासे, अगर आपने 20 में से 17 क्वेश्चन कर लिए तो आप 18वें क्वेश्चन में तुक्का मार सकते हैं, क्या पता सही हो जाए। वैसे मारना नहीं है, ठीक है, कि कह दो कि मैम तुक्का बोल रही थी, ऐसा नहीं करना। हाँ, पहला उसने स्टेटमेंट पूछा S1 ग्लूकोज गिव अ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट विथ फेलिंग सोल्यूशन। स्टेटमेंट 2 है फेलिंग द ग्लूकोज विथ फेलिंग सोल्यूशन गिव्स यू कार्बन ऑक्साइड ग्लूकोनिक एसिड। तो यहाँ से ऑप्शन सी सही होता है। अब आप सोचोगे कि मैम एकदम से आपने कैसे बोल दिया कि सही होगा सी। स्टेटमेंट में उन्होंने बोला है ग्लूकोज गिव्स रेडिश ब्राउन कलर, ग्लूकोज है वो रेडिश ब्राउन कलर देता है फेलिंग टेस्ट के साथ, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि फेलिंग टेस्ट कौन देते हैं, जिनके पास एल्डिहाइड होता है, और ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड होता है। फ्रक्टोज फेलिंग टेस्ट नहीं देंगे क्योंकि उनके पास एल्डिहाइड नहीं होता है। दूसरा उसने पूछा रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ फेलिंग सोल्यूशन गिव CO एंड ग्लूकोनिक एसिड, नहीं, वो ग्लूकोनिक एसिड नहीं देता है, ठीक है। जब वो फेलिंग टेस्ट के साथ रिएक्शन करता है COO, और फेलिंग टेस्ट नहीं देता CO2। स्टेटमेंट सी यहाँ से सही होता है। और अगर आपको सभी रिएक्शन पे और सभी टेस्ट पे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और टेस्ट पे, तो आप वहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हैं केमिस्ट्री के सभी टेस्ट। यहाँ तक क्वेश्चन 9 कंप्लीट होते हैं, और ये पेपर के सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। अब आता है सेकंड पेपर, क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन 10 उसने पूछा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड। उसने 4 कंपाउंड दिए हुए हैं और पूछा है कि इसमें बेसिसिटी बताएं। तो बेसिसिटी फाइंड करने के बहुत से ट्रिक होते हैं, बहुत से होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन एडवांस का है आपका। एडवांस में आपको 2023 या 2024 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को डीपली हम लोग समझेंगे कि मेन इसको करना कैसे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डिपेंड किस पे करती है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड। ये अभी मैंने पीछे बताया था, क्योंकि अगर आपको स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो कंजुगेट बेस पे डिपेंड करता है, तो बेस भी स्ट्रॉन्ग होने के लिए कंजुगेट एसिड में डिपेंड करता है। इसके अलावा ये डिपेंड करता है +M +H और +I पे। अगर एसिडिक होता है तो एसिडिक आपका डिपेंड करता है -M -H और -I पे, ठीक है। तो अब यहाँ तक आपने इसको समझ लिया, अच्छे से इसको लिख लीजिए क्या किस पर डिपेंड करता है। अब करते हैं हमारे क्वेश्चन को। चारों स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर जितना मैंने बताया इतने से ही आपको आइडिया लग गया होगा। H+, जब इसकी H+ से रिएक्शन करवाते हैं तो ये +M शो करता है और ये +S शो करता है, यानी काफ़ी अच्छा ऊपर से इसमें लोन पेयर है जो कि इसमें आसानी से इसको करा देंगे रेजोनेंस। CH3 कार्बन NH2 दिख रहा है ना आपको, NH2 N.H2। अब ये यहाँ से रेजोनेंस करेगा, उसके बाद ये इधर रेजोनेंस करेगा, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। साथ ही ये कंजुगेट एसिड बनता है, कंजुगेटेड एसिड बनता है, और ये रेजोनेंस 2 रेजोनेंस स्टेबलाइज है यहाँ से, और उसके बाद जब इसका स्ट्रक्चर इधर करेगा तो ये इधर से कंजुगेट स्टेबलाइज है। तो पहला काफ़ी अच्छा आपका एसिड है। उसके बाद सेकंड देखते हैं। देखिए मुझे इरेज करना पड़ सकता है, आप जहाँ भी बनाएं इनको अच्छे से बना लें देख के। प्लस, अब ये प्लस जब इस पर अटैक करता है तो यहाँ पे पहले यहाँ से करता है
NH प्लस। इसी तरीके के लिए पहले यहाँ करेगा फिर उसके बाद यहाँ करेगा, तो यहाँ पे भी इसके 2 इक्विवेलेंट बनेंगे, 2 इक्विवेलेंट RS रेजोनेंस बनेगा, यानी कि सेकंड में भी 2 इक्विवेलेंट RS होता है और फर्स्ट में भी होता है। बस अंतर क्या है कि पहले में कंजुगेट भी बनता है, यानी कि हमारा जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, यहाँ ऊपर हम लिख लेते हैं फर्स्ट वाला वो ज़्यादा अच्छा है सेकंड वाले से, ठीक है। 2 का हो गया। अब थर्ड देखते हैं, आपने इनको बना लिया होगा, इसको इरेज करते हैं। और थर्ड में H प्लस है और ये NH में ये प्लस M कर रहा है, NH यहाँ पे प्लस M कर रहा है। जब इसका रेजोनेंस कराते हैं, यहाँ पे जो इसका N लोन पेयर है ये डीलोकलाइज है, यानी कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये कहीं ना कहीं ये इसको दिक्कत में डाल रहा है। इधर आएगा और इधर आएगा, इसी तरीके के एक बार ये इधर बनेगा तो इसके भी 2 इक्विवेलेंट बनेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत इसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है थर्ड वाला, यानी कि इनके बाद थर्ड वाला आएगा। अब आपको देखना फोर्थ लास्ट में आता है कि फर्स्ट पोजीशन में आता है। NH2 NH क्या लगता है ये फोर्थ लास्ट में आएगा एक फर्स्ट में? तो पहली बात इसमें तीनों में NH ग्रुप लगे, यानी कि तीनों प्लस M बहुत तगड़ा कर रहे हैं। सबसे पहले H प्लस से करते हैं रिएक्शन, तो ये इधर जाता है, इधर रेजोनेंस करेगा। सेकंड करेंगे, सेकंड टाइम करेंगे, पहले करके दिखाते हैं। NH2 पहला प्लस यहाँ आया और ये NH2 लोन पेयर इस पे करेगा। अब जब इसी का दूसरा बनाएंगे तो इस पे प्लस चार्ज आएगा, फिर तीसरा बनाएंगे फिर प्लस चार्ज आएगा, यानी कि इसके टोटल 3 रेजोनेंस बनेंगे और प्लस M बहुत अच्छा कर रहा है, यानी कि हमारा जो फोर्थ वाला है ये सबसे पहले आएगा। तो इसका क्या होगा, फोर्थ, फिर फर्स्ट, सेकेंड, देन थर्ड। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा सही होता है आपका? ऑप्शन डी। और अगर आपने इसमें पहले ही आपने इतना ऑर्डर निकाल लिया होगा तो यहीं से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि ऑप्शन डी आपका सही है, यानी कि यहाँ पे एलिमिनेशन विधि आपको हो सकती है अच्छे से थर्ड का। और इसमें मैंने यहाँ पे आपको पूरा सॉल्व किया, लेकिन अगर आप पेपर में होंगे तो इसको एलिमिनेट मेथड से ही करेंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छा यहाँ पे एलिमिनेशन दिया हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O। रिएक्शन दी हुई है H2O जो कि गैस है, फिर H2 गैस निकलती है, प्लस हाफ O2 बनता है, इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम अगर इसको इधर करते किनारे T=0 पे लेते हैं, T=0 पे लेंगे तो ये 1 मोल होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा। अब T इक्विवेलेंट पे लेते हैं तो ये 1 माइनस अल्फा होता है, अल्फा, और ये अल्फा बाय 2, क्योंकि ये आगे वाला कोफिशिएंट इसमें मल्टीप्लाई होता है। टोटल 1 प्लस अल्फा बाय 2, अल्फा बाय 2 लेंगे जब ये अप्रोक्सीमेट हम मानते हैं, हमारा जो ये 1 है यानी कि अल्फा स्मॉलर देन 0 होता है, तब इसको हम लोग ऐसे क्रिएट करते हैं। Kp लिखने के लिए PS2 वाटर का प्लस PO2, आगे का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं, पहले प्रोडक्ट लिखते हैं उसके बाद डिवाइड बाय रीजेंट लिखते हैं, 2 1/2। अब आता है P ऑफ H2O, PS2 अल्फा पॉइंट P, अल्फा पॉइंट इसका जो होगा वो प्रेशर, अल्फा बाय 2, 1 मिनट दिख नहीं रहा होगा तो ऊपर का आपने लिख लिया होगा, इरेज कर दे। अल्फा डॉट P इक्वल टू आता है अल्फा बाय 2 डॉट P बाय 1/2, और इसका 1 माइनस अल्फा डॉट P, ठीक है। अभी नीचे वाला इरेज कर लेते हैं हम लोग इसको। अब इसकी वैल्यू जो है वो लिखते हैं, Kp की वैल्यू देखो यहाँ पे दी हुई है 8.010.3 इक्वल टू Kp। इसको जब सॉल्व करोगे तो अल्फा आएगा 3/2 और नीचे आएगा इसका पूरा क्वेश्चन देखते हैं, टोटल 1 बार कितना 1/2, यानी कि इसका आंसर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर यहाँ आएगा। उसके बाद जब आप पूछो इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू 5.03 इंटू 10 की पावर -2 आती है। इसको पूरा फाइनली सॉल्व करने पे तो 11 क्वेश्चन अच्छे से आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा एग्जाम मेरे सब कुछ तो हो चुके हैं, मुझे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन आपको आपकी अच्छी करनी है। मेरा काम है यहाँ पे केवल आपको कॉन्सेप्ट बताना और किस पे कौन से क्वेश्चन आएंगे वो चीज़ बताना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 तक आपका कंप्लीट होता है।
आपकी हाफ सेंचुरी से ज़्यादा सेंचुरी कंप्लीट होती है। और अगर आपने 12 क्वेश्चन भी कर लिए तो 12 क्वेश्चन हो जाते हैं 36, यानी 36 नंबर आपके पक्के होते हैं। और आप सभी को पता होगा कि कौन सी कैटेगरी में कितने नंबर चाहिए होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हैज IUPAC नेम। एक IUPAC नेम दिया हुआ है, उसका स्ट्रक्चर बताना है। अब नाम तो इतना बड़ा आपको दे दिया गया है कि आप बच्चा देख के पागल हो जाए। 3 मेथिल 2 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल हेक्सीन 3 इन 5 ओनोइक एसिड। बच्चा यहीं देख के बेहोश कि क्या दे दिया है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई में पढ़ो। सबसे पहले ओनोइक एसिड, ओइक एसिड है यानी कार्बोक्सिलिक की बात। कार्बोक्सिलिक यानी कि हमारी जो रिंग है, जो हमारी दी हुई है चैन, उसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो सबसे पहले क्या 5 पे एनोइक एसिड, और उसने क्या बोला है नेम 3 मेथिल इतना पेंटोनोइक 4 पेंटेन हेक्सिन 3 पे ओइक 5 पे ओइक 5 ओइक है, मतलब यानी कि 5 नंबर की रिंग है आपकी। सपोज मान लिया हमने कि ये रिंग है हमारी। एक मिनट सब तो थोड़ा गलत हो गया, देख लो। कार्बोक्सिलिक एसिड 1 2 3 4 5 5 नंबर की रिंग हो गई। अब उसने क्या बोला है, पहला 3 पे एथिल है, फर्स्ट नंबर यहाँ से होगा, 2 यहाँ होगा, 3 पे एथिल है, एथिल यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद क्या बोला उसने, एथिलीन 2 पे हाइड्रोक्सी है, पहला दूसरा 2 पे हाइड्रोक्सी यानी कि यहाँ पे OH है। 4 पे मेथिल हेक्सीन है, जो चौथा दिया हुआ है वो उस पे मेथिल हेक्सीन है। मेथिल हेक्सीन 3 पे इन है, एक 3 पे इन है और 4 पे मेथिल हेक्सीन है, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ से डी होता है। इसको अच्छे से आप एक बार फिर से कर लीजिएगा खुद से भी। जितने भी यहाँ क्वेश्चन, जितने भी बच्चे डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो देखने के बाद एक बार ये क्वेश्चन खुद से भी करिएगा, ये PDF डाउनलोड करके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 पे ये ग्राफ केमिकल काइनेटिक का है, और जितने भी बच्चों ने मेरा ग्राफ वाला वीडियो देखा होगा तो उनको ये ग्राफ देख के काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही होगी कि मैम ने log K/1/T का ग्राफ बताया हुआ है वहाँ पे। और ये ग्राफ अर्नियस एनर्जी पे, किस पे, अर्नियस एनर्जी पे, अर्नियस इक्वेशन पे मैंने डायरेक्ट सभी को एक 3 अलग अलग ग्राफ बताए थे अर्नियस इक्वेशन पे भी। तो आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि मैम ये आपने नहीं पढ़ा है, ये चीज़ मैंने पढ़ाई है, बस आपने देखी ना हो, ये आपकी गलती है। पहले अर्नियस इक्वेशन लिखते हैं, K बराबर E, जिसको हम लोग log K करते हैं, log लेते हैं log A माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बाय 2.303 RT। अब इसका ग्राफ जो होता है, इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप ये वाला पार्ट है, जब y बराबर mx में करेंगे आप 2.303 RT स्लोप। उसने क्या पूछा, एक्टिवेशन एनर्जी, द करेक्ट आउट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी ये होता है, यानी कि जितना ज़्यादा आपका स्लोप होगा उतनी ज़्यादा आपकी एक्टिवेशन एनर्जी होगी। तो सबसे ज़्यादा स्लोप अच्छा किसका है, 2 का, क्योंकि स्लोप इक्वल टू एम इक्वल टू जो इसका यहाँ पे एंगल लेते हैं m इक्वल टू tan थीटा, और जितना ज़्यादा थीटा उतना अच्छा tan थीटा, उतना अच्छा m, और उतना अच्छा m यानी उतना अच्छा स्लोप। ठीक, तो सबसे अच्छा सेकंड का है, उसके बाद आता है थर्ड का, देन फर्स्ट का, यानी कि जितना अच्छा स्लोप उतनी अच्छी एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ से ऑप्शन ए यहीं से ही कंप्लीट होता है आपका ऑप्शन ए। तो यहाँ से आपका एलिमिनेशन तो बहुत ही अच्छा होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। इन द SO2 NO2 एंड N3 हाइब्रिडाइजेशन एट द सेंटर ऑफ एटम। 3 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, केमिकल बॉन्डिंग का भी है और या फिर इसको पीरियोडिक टेबल में भी ले सकते हैं। N3 इन सभी के आपको स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। अगर आपको ये स्ट्रक्चर पता है तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ले सकते हैं, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, तीनों में इसको ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। बस कुल मिला के आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। तो SO2 का स्ट्रक्चर होता है सल्फर। सल्फर के पास 6 वैलेंसी होती हैं और ऑक्सीजन के साथ इसको करना है। ऑक्सीजन के पास 8 वैलेंसी होती हैं। डोंट पे उसको दिखा देंगे सल्फर। उसके बाद आता है NO2। नाइट्रोजन में 5 होते हैं। अब उसके बाद उसने दिया हुआ है N3 माइनस का बनता है स्टेट लीनियर ग्राफ। प्लस माइनस। अब इसमें सल्फर एक लोन पेयर दोनों पे 1 2 बॉन्ड, तो sp2
sp2 नाइट्रोजन पे 1 2 sp, यानी कि यहाँ से ऑप्शन ए सही होता है, sp2 एंड sp। यहाँ तक कि आपके 14 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, अब बचे 6 क्वेश्चन सॉरी। और यहाँ तक कि जितने भी बच्चों के जितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो सभी फटाफट कमेंट में बता डालिए कि आपने 14 में से कितने क्वेश्चन सही किए। 14 में से आपने 7 सही किए हैं, 8 सही किए हैं, 9 सही किए। कमेंट पे आग लगा डालिए, बता डालिए आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। अब आते हैं 15 में। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। यहाँ पे भी आपको एक स्टेटमेंट वाइज एक क्वेश्चन और पूछा गया है, जहाँ उसने पूछा CrO3, जो CrO3 है इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन MOO3। सेकंड स्टेटमेंट है CR4 इज मोर स्टेबल देन MO4 इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। अब इनमें से आपको बताना, तो सबसे पहले आप जान लीजिए CR4 होता है ये लेस स्टेबल होता है, लेस स्टेबल देन मोलिब्डेनम, ठीक है। यानी कि यहाँ से लेस स्टेबल होता है, लेकिन जो CrO3 है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और MO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है। ये जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे डी ब्लॉक वाला, तो वहाँ पे डी ब्लॉक में जब आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे तो डी ब्लॉक में NCERT पे लाइन सीधा सीधा दी गई है कि CrO3 इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग देन MO3 और CR इज मोर स्टेबल देन MO4 इज द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। तो यहाँ से ऑप्शन बी सही होता है, यानी कि आपका स्टेटमेंट सेकंड गलत होगा, क्योंकि मोलिब्डेनम ज़्यादा अच्छा स्टेबल होता है और CrO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, यानी कि स्टेटमेंट 1 सही होता है। तो 15 भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अ सॉल्यूशन इज मेड बाय मिक्सिंग 1 मोल ऑफ वोलेटाइल लिक्विड। ये आपको एक सोल्यूशन दिया हुआ है जिसको मिक्स करते हैं 1 मोल, मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन 1 मोल, यानी कि X है 1/4 और X भी 3/4। आगे द वेपर प्रेशर ऑफ A इज 200 mg। वेपर प्रेशर दिया हुआ है, यानी कि P0 A इक्वल टू 200 mg। 1 एंड द सोल्यूशन ऑफ इतना P होल सोल्यूशन का दिया हुआ है 500 mm। द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर B एंड द लीस्ट वोलेटाइल, यानी कि हमें वेपर प्रेशर ऑफ B बताना है और उसने क्या बोला है द लीस्ट वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन, और इन दोनों में से जो लीस्ट वोलेटाइल कंपोनेंट है वो बताओ। तो इस प्रकार सोल्यूशन का फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे हम, P सोल्यूशन बराबर PA0.XA प्लस PB0.XB। PAS सोल्यूशन दिया हुआ है 500, PA 200, X से उसने 1 मोल बोला है तो X से 1/4 प्लस P0 भी निकालना है और ये 3/4। जब इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो PB निकल के आता है 600 mg। 600 PB ग्रेटर देन है PA के, ये 600 है और ये 200 है, यानी कि हमारा जो PA है वो लेस्ट है, PA लीस्ट वोलेटाइल कंपोनेंट है। यहाँ से ऑप्शन A और B तो यहीं से एलिमिनेट होता है। अब A सबसे लीस्ट है तो यहाँ से ऑप्शन D सही होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। अब आपके केवल 3 क्वेश्चन बचे हैं और उसके बाद आपका मॉक टेस्ट कंप्लीट होता है। During S estimation 160 mg an organic compound gives 466 mg of barium sulfate. The percentage of sulfur in the given compound। ये आपका प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन आपको हर साल देखने के लिए मिलते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इन पर आपको क्वेश्चन अच्छे से करने आने चाहिए। और इस क्वेश्चन में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, बहुत लंबा बहुत लेंदी करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से करने बताऊँगी। सबसे पहले मान लिया उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है जिससे हमारा बेरियम सल्फेट बनता है। इसका मान लिया वेट W ग्राम है और इसका वेट W1 ग्राम है। तो सिंपल परसेंटेज ऑफ S का फॉर्मूला लगाइए, ये 32/2 एक मिनट 233 इंटू W1/W ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंटू 100। अब यहाँ पे बच्चों को दिक्कत आ रही है कि मैम 32 और 23 कैसे लिख दिया। तो 32 आपको सल्फर का एटॉमिक वो मॉलिक्यूलर मास दिया है और 233 आपको बेरियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, वो आप यहाँ से फाइंड कर लेंगे और इसको डायरेक्ट आप याद कर लीजिए। अगर परसेंटेज ऑफ सल्फर का पूछा तो इसका फॉर्मूला ये है, उसी तरीके कार्बन का नाइट्रोजन का सभी के फॉर्मूले होते हैं। 32/233 इंटू W1 वेट 1 हमारा किसका था बेरियम सल्फेट का 466 बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट 160 इंटू 100। 233 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा। 2 से 16 क्या
80, और उसके बाद 8 से किया 10, 8 चौको 32, 2 से इसको किया 5, 5 से इसको किया 20, और कुल मिला के आपका आया आंसर 40। यहाँ पे मैंने मेरे अकॉर्डिंग सॉल्व किया, आप अपने अकॉर्डिंग इसको काटा पीटी कर सकते हैं। आपका आंसर आएगा 40%। ठीक है, जिनका जिनका आंसर सही आया हो वो बताएं कि उनका क्वेश्चन 17 सही हुआ है। और यहाँ तक कि आपके पूरे 17 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं तो आपके 17 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो कमेंट में बता डालिए कि आपने 17 में से 10 क्वेश्चन सही किए हैं या 15 क्वेश्चन सही किए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 13 हायर एंड द लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल का सबसे इजिएस्ट क्वेश्चन है ट्रेंड पे। तो मैंने ट्रेंड पे आप लोगों से पूछा था कि बच्चों ट्रेंड पे आपको वीडियो चाहिए, तो किसी का कोई अच्छा मैसेज नहीं आया, ना किसी ने कोई कमेंट किया मुझे कि मैम चाहिए कि नहीं चाहिए, और साथ ही किसी बच्चों ने ये भी नहीं बताया कि मैम पी ब्लॉक एस ब्लॉक है कि नहीं है। तो इस पर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है। अभी भी अगर आप बता देंगे तो मैं ट्रेंड पे एक वीडियो ला दूंगी, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। क्योंकि बच्चों अगर जब तक आप मेरे साथ नहीं दोगे मेरा, तो मैं कैसे मोटिवेट होंगी। आप लोग ना सब्सक्राइब कर रहे हो, ना लाइक कर रहे हो, ना वीडियो आगे बढ़ा रहे हो, ना शेयर कर रहे हो, तो मैम कितना करेंगे बाबू। यहाँ पे मतलब मैम की तबीयत खराब है फिर भी वो आपके लिए खड़ी हैं, आपके लिए हेल्प कर रही हैं, आपके लिए लगी हैं, और आप अगर कुछ भी सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम होगा। क्या छोड़िए ये सब चीज़ें, हम हमारे काम पे ध्यान देते हैं। 18वां क्वेश्चन पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डायरेक्ट ट्रेंड बच्चों को याद होता है। इसका सबसे ज़्यादा होता है बोरोन का, थैलियम का, गैलियम का, एल्यूमिनियम का, देन इंडियम का। ये इसका डायरेक्ट ट्रेंड होता है, सभी बच्चों को याद होना चाहिए। तो उसने क्या पूछा, हाईएस्ट और लोवेस्ट। तो सबसे ज़्यादा होती है हाईएस्ट बोरोन की और लोवेस्ट होती है इंडियम की। तो यहाँ से ऑप्शन बी आपका सही होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। NiCO4 इज अ डायमैग्नेटिक कंपाउंड। एक कंपाउंड दिया हुआ है NiCO4, ये डायमैग्नेटिक होगा किस लिए। कोबाल्ट इज स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड, कोबाल्ट है वो स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड है, बात तो सही है। इट इज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, निकल इज कम्प्लीटली फिल्ड 3D ऑर्बिटल, इट इज द सिनर्जिक बॉन्ड। ये तो निकल है वो आपका, इसका ऑप्शन ए और सी दोनों सही हो सकता था, लेकिन ये मल्टीपल करेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन सी को मानते हुए मैंने सी को टिक किया है। अब आते हैं यहाँ के लास्ट क्वेश्चन पे, मॉक टेस्ट के सबसे लास्ट क्वेश्चन 20 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग विथ HBr विथ गिव अ फिनॉल। HBr में किसके साथ फिनॉल देगा, तो HBr सबसे अच्छे रिएक्शन तो यहाँ सी से करेगा, क्योंकि बाकी तीनों से उसकी रिएक्शन होगी नहीं। HBr रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे वो प्लस बनाएगा और इसको यहाँ से निकालेगा, OH और CH3Br। इसके साथ यहाँ पे SN2 रिएक्शन होती है HBr की, जब इसमें रिएक्शन होती है यहाँ फिनॉल बनता है। यहाँ से ऑप्शन सही होता है। यहाँ तक कि आपके पूरे मॉक टेस्ट कंप्लीट होता है। आपका पहला मॉक टेस्ट के पूरे 20 के 20 क्वेश्चन करवा दिए गए। अब इनमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये कमेंट में बताएं। अगर 20 में से आपके 17-18 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप बिल्कुल सही प्रिपरेशन में हैं, बिल्कुल आपने अच्छा किया। और अगर आपके कम थोड़े 15 या 14 सही हो रहे हैं तो बच्चों टेंशन ना लीजिए, पेपर कोई ज़रूरी नहीं कि इतना टफेस्ट या इतना ईजिएस्ट आएगा। आपने जितनी मेहनत की उतना आपने बहुत की है, और अच्छे से करते रहिए। एक दिन के समय कल आप अच्छे से पूरा रिवीजन करिए, बिल्कुल भी फालतू स्ट्रेस मत लीजिएगा, और इसको पहले आप अच्छे से सॉल्व करिएगा। तो ऑल द बेस्ट बच्चों।